हमारे देश में हमने कई बार ये नारेबाज़ी की है, जय जवान जय किसान। लेकिन हमने कभी इस बात पर इतना गौर ही नहीं किया कि अगर किसान नहीं होंगे तो देश में अनाज नहीं होगा। जिस अनाज को आज की जनरेशन, चलो हमारी जनरेशन तो फिर भी समझती है कि अनाज कहाँ उगाया जाता है। आने वाले कुछ जनरेशन्स में तो ऐसा लगने लगेगा कि शायद सारी चीज़ें ऑनलाइन, जिस तरीके से ये सर्विस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज जिस तरीके से हमें मिलती चली जा रही हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में लोगों को ऐसा लगने लगे, हमारी अगली 2-3 पीढ़ियाँ जब आ जाएंगी तो शायद लोगों को ऐसा लगे कि किसान और खेत तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होती है और सब कुछ ही ऑनलाइन ही हो जाता है और ऑनलाइन ही चीज़ें उगा भी दी जाती है और वही हम खा भी लेते हैं। Hello everyone, this is Preeti Singh and today's topic is Sectors of Indian Economy, Class 10, Economics Chapter 2. तो यहाँ पे जो हमारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जो हम काम करते हैं, इसके बेसिस पे हमारे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में वहाँ पर हमारी जितनी भी टूल्स, जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इन द सेकेंडरी सेक्टर वी आर, हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। और जो सर्विस सेक्टर है उसमें, टर्शरी सेक्टर में हम देख रहे हैं पीछे हॉस्पिटल्स हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये मेजरली हमारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इंडियन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो हमारा फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, जिसको कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कि सारी वो चीज़ें जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी उसको एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उसमें से जब हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, प्लस आ जाता है रॉ मटेरियल्स जो हम बनाते हैं। जो रॉ मटेरियल्स हम बनाते तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि बनाते हैं, बट रॉ मटेरियल्स जो भी हमें मिलता है फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है? इट इज़ फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री है, डेयरी है जिसमें कि गाय भैंस का पालन करना, उसको रखना, उसके दूध को बेचना, उसके दूध से बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना, ये सारी चीज़ें आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द पॉपुलेशन, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। कॉटन है, हम कॉटन उगाते हैं, फार्मर्स जो हैं वो कॉटन को उगाते हैं, लेकिन हम क्या है, हम कॉटन को चिपका कर अपनी बॉडी पे नहीं घूमते, बल्कि कॉटन से जो कपड़े बनाए जाते हैं, तो कॉटन हियर इज़ एक्टिंग एज अ रॉ मटेरियल एंड देन इट इज़ सेंड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहाँ पर जाकर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। द कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ क्लॉथ, किसी भी फॉर्म में हम उसे तब यूज़ करते हैं। शुगर केन है, तो शुगर केन से ही शुगर है, बाकी की जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वीट जो है उसी को आगे चलकर उससे हम वीट से हम वहाँ पर आटा बना रहे हैं, आटे से फिर बिस्किट्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड ये दिस एम्प्लॉयज़ लार्ज पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज़। रूरल मतलब कि गांव के इलाकों में, क्योंकि खेती कहाँ पर हो सकती है? गांव में। सिटीज़ में तो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग से उस एरिया को ही कवर कर लिया है, तो अब जगह ही नहीं बची है जहाँ पर आप खेती का काम कर सकें। तो खेती के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? रूरल एरियाज़ में जाना पड़ता है। देन वी आर हैविंग सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कहाँ क्या होता है यहाँ पर? इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क। हियर इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल हमें यहाँ से मिला है, ये कॉटन जो हमें मिला है, ये एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ किया जाएगा और इससे जो कपड़ा बनाया जाएगा वो है हमारा फिनिश गुड, जो अल्टीमेटली कस्टमर्स तक पहुँचाया जाएगा। देन वी आर हैविंग द एक्टिविटीज़ जहाँ पर हमारा है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, कार है, मशीनरी प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्रोसेसिंग है, एनर्जी प्रोडक्शन है आपकी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये बिना मशीनरी के, बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर के करना मुश्किल है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या करता है? वो वैल्यू ऐड करता है रॉ मटेरियल्स को, जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा काम होगा। प्लस वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। इंडस्ट्रीज़ हैं तभी जाकर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो पा रही हैं। जो काम पहले लेबर किया करते थे, जो जहाँ पर मैनुअली हम चीज़ों को कर रहे थे, उन चीज़ों में और भी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आ गई है, बिकॉज नाउ इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कि बड़े बड़े टूल्स, बड़ी बड़ी मशीनरी, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड इज़ योर टर्शरी सेक्टर, जो कि आपका सर्विस सेक्टर होता है। यहाँ पर आपके डिफेंस, उसके बाद बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें आपके सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों को गुड्स नहीं बेचते बल्कि सर्विसेज बेचते हैं या देते हैं।
इट इज़ जैसा आप समझना चाहें, इट सपोर्ट्स योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इस हिसाब से हमारा ये तीनों के तीनों जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर हो गए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टर्शरी की, तो ये आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। इंडिया ही नहीं बल्कि हर एक जो भी आपकी डेवलपिंग नेशंस है, जो डेवलप्ड नेशंस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ ग्रो कर रही है दैट इज़ योर टर्शरी सेक्टर। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द हाइएस्ट शेयर टू इंडियाज़ जीडीपी। हमारे जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारी कंट्री का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेट जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके टर्शरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। कहाँ पर कर रही है? अर्बन एरियाज़ में कर रही है। रूरल एरियाज़ में किस चीज़ में लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में। ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट वर्ड में और इंडिपेंडेंट वर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। इंटरडिपेंडेंट होता है कि हर चीज़ एक दूसरे पे आश्रित है, हर चीज़ को दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या कर रही है? प्रोडक्ट में उस चीज़ को कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है? ये जो प्रोडक्शन हमने की है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आगे सपोर्ट कर रहा है, इसे लोगों तक पहुंचा रहा है। अगर कॉटन का कपड़ा बना भी दिया गया तो वो कपड़े जानवर नहीं इंसान पहनते हैं, तो इंसानों तक पहुंचाना, ह्यूमन नीड्स को पूरा करना, यही हमारे टर्शरी सेक्टर का काम है। और साथ मिलकर ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाती है तो साथ मिलकर ये इंडिया की इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया जीडीपी का। इसमें क्या है? एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें, सर्विस सेक्टर जो है वो मैक्सिमम शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय तो कर रहे हैं, लोग उसमें काम तो कर रहे हैं, बट कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का वो सर्विस सेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही शो करता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज, हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। दिस वी हैव टू सी इन दिस कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ है कि हमने प्राइमरी सेक्टर से खुद को शिफ्ट करके सेकेंडरी, और सेकेंडरी से हमने खुद को शिफ्ट करके टर्शरी तक ले गए हैं। और इंडिया जो है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और यही है आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ अ चेंज। एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ क्या क्या हैं? तो हमारे देश के अंदर डिस्गाइज्ड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद हमारे पास है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड में क्या है? अगर एक खेत है और उस खेत के अंदर अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं, तब भी अगर उनकी प्रोडक्शन जो है वो 100 टन्स है फॉर एग्जांपल, और अगर इसके अंदर 8 बंदे काम करें तब भी वो जो प्रोडक्शन है वो 100 टन्स ही है, तो इसका मतलब है कि ये जो 4 एक्स्ट्रा आके इसमें काम कर रहे हैं ये बेकार में ही बैठे हैं वहाँ पर। ये बस बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बट ये कुछ कर नहीं रहे हैं। इनके जाने या आने से प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही देखा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर जो लोग जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एक काम में लगे रहते हैं। अगर हम कुछ वर्कर्स को अगर हटा भी दें तब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है? लोगों की जो बेसिक कैपेसिटी है उससे वो कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बीटेक किया हुआ बंदा है और वो उसको हम क्लर्क की पोस्ट पे रख देते हैं, तो इट्स नॉनसेंस, कंप्लीटली नॉनसेंस, क्योंकि वो अपनी जो कैलिबर है उसको प्रॉपर्ली वहाँ पे यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। वो एम्प्लॉयड तो है, वो घर नहीं बैठा है, बट वो जो काम उसे आता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वो काम नहीं कर रहा है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में क्या है कि जो इंडिविजुअल की जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसके हिसाब से उसे काम ही नहीं मिल रहा है, तो दिस इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? हमारे घर में भी अगर हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, खुद को बड़ा मैनेज करके रखते हैं, कुछ लोग अनऑर्गेनाइज होते हैं, उनको कोई तरीका नहीं होता, कोई सलीका नहीं होता। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स में भी ऐसा ही है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज नॉट रजिस्टर्ड है। यहाँ पर लेबर लॉज या गवर्नमेंट के रूल्स माने जाते हैं, ऑर्गेनाइज में यहाँ पे नहीं माने जाते। जॉब सिक्योरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और अनऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ फिक्स सैलरी है, यहाँ फिक्स सैलरी नहीं है। यहाँ एम्प्लॉय जो है उसको पेंशन का बेनिफिट मिलता है, उसको लीव सैंक्शंस होती हैं, पीएफ होता है। अनऑर्गेनाइज्ड में ये चीज़ें नहीं है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब भी आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं और इधर आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं होती। देन वी आर हैविंग, ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का आ गया। इस तरीके से कुछ इस तरीके का दिखेगा वो, और अनऑर्गेनाइज्ड कुछ इस तरीके का। काम तो यहाँ भी लोग कर रहे हैं, बट आप देखिए कि कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक में क्या है? इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या है? इट इज़ नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मेन टारगेट है पब्लिक सेक्टर का वो पब्लिक का वेलफेयर है, और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है इसका मेन टास्क होता है टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ प्रॉफिट दैट वी विल डू ऑन द नेक्स्ट पेज।
तो यहाँ पर वेलफेयर है, इधर प्रॉफिट है। यहाँ पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है वो टैक्सेस और लोन्स के थ्रू काम करती है। जो भी पैसा टैक्सेस और लोन्स के थ्रू आता है उस वही पैसा इनकी आगे की इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पर जितने भी अमाउंट हमें यूज़ करने हैं, जो भी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, वो सारा का सारा ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स को यूज़ करना पड़ेगा, फंड करना पड़ेगा। यहाँ पे लार्ज स्केल जॉब्स हैं, इधर कॉम्पिटिटिव और स्किल्ड जॉब्स हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज का है, पोस्ट ऑफिस का है, और इधर है रिलायंस एंड टिस्को। डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट में वो नहीं है जो आज तक हम और आप जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में हो तो घिसना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है, बस आपके अंदर वो टैलेंट और वो कैलिबर होना चाहिए। इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड यू हैव द कैलिबर, देन डेफिनेटली इन द प्राइवेट सेक्टर यू आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट एंड यू विल बी यूजिंग योर मैक्सिमम कैलिबर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपकी एक लिमिटेड वो हो जाती है। बट येस, देर आर सम बेनिफिट्स विच यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। यू गेट अ सिक्योरिटी, यू गेट अ स्टेबल जॉब, you get a fixed salary, which is not there in the private sector because there is always a risk of being fired from your company anytime. But then if you are competitive enough, you will never sit at home and you will definitely find for a good job at times. So this is your private sector, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। Obviously they are very skillful and very talented, so they are using it, and this is your public sector. Public sector में भी जो सरकार हमें प्रोवाइड करती है for the public welfare, that we are getting. Thank you for today.